हेलो बच्चों, नमस्कार। ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वाली क्लास में नागरिकता सिटीजनशिप भाग 2 आर्टिकल 5 से और 11 तक हो चुका है। आज रहेगा भाग 3। भाग 3 आर्टिकल 12 से और 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक ये रहेगा। भाग 3 आर्टिकल 12 से और 35 तक इसमें रहेंगे। भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड हो चुका है। आर्टिकल नंबर 12 एंड 13। आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 ये मौलिक अधिकार से अलग रहेंगे। मौलिक अधिकार जो हमारे चालू होते हैं, मूल अधिकार, वो चालू होते हैं 14 से लेकर के 35 तक, और 12 और 13 आर्टिकल अलग रहेंगे। तो आर्टिकल नंबर 12 क्या होता है? आर्टिकल नंबर 12 आर्टिकल नंबर 12 इसमें आती है राज्य की परिभाषा। राज्य मतलब यहाँ किसी देश से मतलब होता है। ये राज्य की परिभाषा। क्या आती है इसमें? राज्य की परिभाषा। इससे क्या मतलब है राज्य की परिभाषा से? राज्य की परिभाषा से इसमें ऐसा मतलब है, या आप किसी कोई देश मान सकते हैं राज्य से संबंधित कोई, या कोई देश है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं राज्य के अंदर, राज्य के अंदर आने वाले, इसमें विधानमंडल, 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 विधानमंडल राज्य के अंदर आने वाले मुख्य पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी। राज्य की परिभाषा यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, राज्य मतलब यहाँ क्या कोई देश है, यानी कि राज्य के अंदर आने वाला, यानी इस राज्य का विधानमंडल, और या राज्य के अंदर आने वाले मुख्य पदाधिकारी, ये क्या हो जाएगा? और इसमें राज्य के अंदर आने वाले, राज्य के अंदर, राज्य के अंदर, राज्य के अंदर आने वाले
सभी सरकारी सभी सरकारी ओहो, राज्य के अंदर आने वाली सभी सरकारी संस्था। क्वेश्चन नंबर 1, यहां से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी सरकारी कंपनी किसी सरकारी कंपनी जिसमें जनता का जिसमें जनता का शेयर जिसमें जनता का शेयर 51% हो, कौन सी आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में सरकारी संस्था की बात की गई है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? कौन सा आंसर रहेगा इसका? आर्टिकल नंबर 12 है। आर्टिकल नंबर 12 है। आर्टिकल नंबर 12 है। आर्टिकल नंबर 12 है। तो आर्टिकल नंबर 12 में क्या आती है? राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य कैसे बनता है, राज्य में कौन कौन आते हैं, इसके अंदर आने यानी कि राज्य में आने वाला विधानमंडल या उसकी कार्यपालिका या उसके जो है मुख्य पद अधिकारी गण, इन सब से मिलकर के क्या बनता है? इन सब से मिलकर के राज्य बनता है। आर्टिकल नंबर 13 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 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 13 होता है मूल अधिकारों मूल अधिकारों को असंगत मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों का अल्पीकरण या उनका मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, मान लो सरकार कोई बिल लेकर आई, सरकार कोई विधेयक
लाती है और वह विधेयक और वह विधेयक वह विधेयक मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार, मूल अधिकारों, जो आर्टिकल 14 से कहां तक चलते हैं, 35 तक, अधिकारों का, अधिकारों को, या अधिकारों का अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन करती है, उल्लंघन करती है, उल्लंघन करती है, तो व्यक्ति उसी हद तक, उसी हद तक उस विधेयक या बिल को, उस विधेयक या बिल को या कानून को डिसमिस करा सकते हैं, डिसमिस करा सकते हैं। ये वाला आर्टिकल बोलता, आर्टिकल नंबर कौन सा, 13 है, आर्टिकल नंबर 13 है। आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है, जो ऐसा कानून जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, मूल अधिकारों से परे जाता है, तो जनता उसी हद तक उस बिल को या कानून को डिसमिस करा सकते हैं जिस हद तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो मूल अधिकार कहां से कहां तक चलते हैं, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 35 तक। और आर्टिकल नंबर 12 में क्या बात थी, आर्टिकल नंबर 12 में थी राज्य की परिभाषा, राज्य कैसे बनता है, या किसी देश से बात है यहाँ पर। तो राज्य के, यानी कि राज्य क्षेत्र के अंदर आने वाला विधानमंडल, मुख्य पदाधिकारी, या और कोई सरकारी संस्था से मिलकर के क्या बनता है, राज्य बनता है। वो क्या होती है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 13। अब चलेंगे आर्टिकल नंबर 14 पर। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 ये होता है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का, और विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण। इसका मतलब ये होता है, विधि का मतलब होता है कानून। क्या होता है, कानून। और वहां विधियों का भी मतलब क्या है, कानून। कानून। और समता का मतलब होता है इक्वेलिटी। समता क्या मतलब होता है, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी यानी कि सब बराबर। और संरक्षण का मतलब होता है बचाव। क्या बताओ, बचाव।
बचाव। आई बात समझ में? ये क्या बोलता है? ये बोलता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि जो कानून है वो सबके लिए इक्वल रहेगा, चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, या कोई सरकारी संस्था से रिलेटेड कोई व्यक्ति हो, या कोई और व्यक्ति हो सकता है। तो कानून सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा। ये कौन सा वाला आर्टिकल बोलता है? ये बोलता है आर्टिकल नंबर 13, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब चलेंगे आर्टिकल नंबर कौन सा? 15 पर। आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 सबसे ज्यादा भी पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 ये होता है किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि ये बोलता है किसी भी व्यक्ति का धर्म कोई भी हो, उसका मूल वंश कोई भी रहा हो, उसकी जाति कोई हो, उसका लिंग कोई हो, उसका जन्म स्थान कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा वाला आर्टिकल बोलता है? ये बोलता है आर्टिकल नंबर 15। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये होते हैं आर्टिकल 15। अब आर्टिकल नंबर 15 भी अलग अलग पार्ट में पढ़ना है, यानी कि आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5 या आर्टिकल 15 में क्या और चीज ऐड की गई है वो सब चीज इसमें पढ़नी है। तो आर्टिकल 15 का 2, आर्टिकल 15 का 2, आर्टिकल 15 का 2 ये बोलता है किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक प्लेस पर कोई कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, लिंग और यहाँ पर जन्म स्थान और आएगा, लिंग इसी पर यहाँ पर लिख लेना, जन्म स्थान, जन्म स्थान। अब ये पूरा है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 15(2) क्या बोलता है?
किसी भी यानी कोई भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान या पब्लिक प्लेस जो होते हैं इनमें से किसी बेस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक प्लेस का मतलब होता है जो सरकारी प्लेस होते हैं। अब सरकारी प्लेस सब होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस अड्डे हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, और सरकारी जितने भी संस्थाएं सरकारी प्लेस हैं और पर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन है, अगर अगर बताना भाई ये क्वेश्चन तू भी। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी व्यक्ति को किसी जो रेस्टोरेंट होते हैं खाने पीने वाले रेस्टोरेंट पर रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट में या रेस्टोरेंट में या किसी और पब्लिक प्लेस पर यहाँ पर सब हो सकते हैं, सरकारी चीज कोई भी और सरकारी संस्था या सरकारी पार्क वगैरह पर जाने से वंचित रखा जाता है वंचित रखा जाता है तो वो कौन से आर्टिकल का उल्लंघन करेगा कौन से आर्टिकल का उल्लंघन करेगा। तो कौन से आर्टिकल करेगा वो उल्लंघन है भाई? किसी व्यक्ति को जो खाने पीने वाले जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं इनमें या किसी और पब्लिक प्लेस पर जाने से वंचित रखा जाता है, इनको एंट्री नहीं मिलती है, तो वो व्यक्ति को कौन से आर्टिकल से वंचित रखा गया, यानी कि कौन से आर्टिकल का उल्लंघन करता है। तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा रहेगा? ये आर्टिकल नंबर 15 रहेगा। कौन सा? आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15 का 2, 15 का 1 नहीं पढ़ना, 15 का 2 कौन सा होता है? किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक प्लेस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इनको जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आर्टिकल नंबर 15 का 3, 15 का 3, 15 का 3 ये बोलता है किसी भी व्यक्ति पर किसी भी किसी भी किसी को भी लिंग के आधार पर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो आर्टिकल 15 का 3 में स्पेशल किस बात के लिए बोल दिए? लिंग के आधार पर। किसकी बात की गई है? लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15(2) में कौन सी बात बोली गई? सार्वजनिक। 15(2) में सार्वजनिक प्लेस की बात की गई थी। सार्वजनिक प्लेस पर किसी पर भी या किसी को भी जाने से रोका नहीं जा सकता। ये कौन सी बात बोली है? ये बोली है आर्टिकल 15 के 2 ने और 15 के 3 ने। लेकिन ऐसा नहीं है, लिंग के आधार पर भी जो भेदभाव अभी है, यानी कि लिंग के आधार पर जैसे महिलाओं को और पुरुषों में अलग अलग, महिला और पुरुषों को अलग अलग आरक्षण। तो इसमें लिखना रिजर्वेशन दिया गया है। ये रिजर्वेशन दिया गया है महिला और बच्चों को अलग अलग दिया गया है। एक साइड में तो बोला गया है कि किसी पर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन एक ही साइड में जो है रिजर्वेशन भी दे रखा है। रिजर्वेशन क्या बोलता है कि महिलाओं को अलग आरक्षण है, बच्चों को अलग आरक्षण है, पुरुषों के लिए जो है फिर अलग आरक्षण है। तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा बोलता है? आर्टिकल नंबर 3, यानी कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 का 2 क्या बोलता था? सार्वजनिक प्लेस पर जाने से किसी व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। वो कौन सा आर्टिकल था? वो आर्टिकल 15 का 2 था। अब आर्टिकल नंबर 15 का 3 ये हो गया, 15 का 4। आर्टिकल 15 का 4, 3 में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 15(4) बोलता है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये आर्टिकल नंबर 15 का 4 किसकी स्पेशलिस्टी के लिए? ये बात बोलता है किसकी? जाति के आधार पर। लेकिन ऐसा नहीं है, जाति के आधार पर भी भारत में अलग अलग आरक्षण है। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर अलग अलग आरक्षण दिया गया है। आरक्षण दिया गया है। जाति यानी कि कास्ट के आधार पर। जाति का क्या मतलब है? कास्ट। कास्ट के आधार पर ये बोलता है। और 15(3) में जेंडर की बोल रहा था, जेंडर। और 15(2) में, 15(2) में किसकी बात कर रहा था? सार्वजनिक प्लेस की बात। 15(2) में किसकी बात थी? सार्वजनिक प्लेस की बात। सार्वजनिक प्लेस की बात। 2 में सार्वजनिक प्लेस की बात। और 3 में जेंडर की बात है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और 15(4) में
कास्ट की बात की गई है, कास्ट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये 15 कौन सी है? ये 15(4) की बात की गई है। आर्टिकल 15(5) 15 का 5 ये बोलता है आरक्षण की शिक्षण संस्थानों में, आरक्षण शिक्षण संस्थानों में, आरक्षण शिक्षण संस्थानों में। रिजर्वेशन की बात करता है एजुकेशनल में, रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन की बात करता है कहाँ? शिक्षण संस्थाओं में। आरक्षण की बात करता है कहाँ? शिक्षण संस्थाओं में। इसको जो ऐड किया गया था वो अमेंडमेंट था एक, 93rd अमेंडमेंट। इसको जो ऐड किया गया था, इसको ऐड इसको ऐड इसको ऐड इसको 93rd अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऐड किया गया, ऐड किया गया, ऐड किया गया। कौन से वाले को? 15 के 5 को, 15 के 5 को ऐड किया गया था। ये क्या बोलता था? आरक्षण की बात करता था। कौन से? शिक्षण संस्थानों में। आरक्षण की बात करता था शिक्षण संस्थानों में। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन ये था कि आरक्षण जो रहेगा वो सभी शिक्षण संस्थानों में रहेगा। आरक्षण जो रहेगा वो सभी शिक्षण संस्थानों में रहेगा। अपवाद क्या था? एक्सेप्शन था ये। आरक्षण जो रहेगा आरक्षण सभी शिक्षा संस्थानों में रहेगा। रहेगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन संस्थानों को छोड़कर, संस्थानों को छोड़कर। यानी कि यह था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर।
ये कौन सा वाला आर्टिकल है? ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल नंबर कौन सा है? ये है तुम्हारा 15 का 5। 15 का 5। ये क्या बोलता है? ये बोलता है आरक्षण, सभी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण रहेगा। इसको जो ऐड किया गया था वो 19 अमेंडमेंट एक्ट 2005 में इसको 15/5 को ऐड किया गया था। और ये सभी में आरक्षण की बात करता था शिक्षा संस्थानों में। लेकिन एक एक्सेप्शन ये था कि इसमें जो है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी में आरक्षण रहेगा, यानी कि माइनॉरिटी के जो एजुकेशन थे उनमें या उनको छोड़कर। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आर्टिकल 15 का 5 हो जाएगा। ये आर्टिकल 15 का 6। आर्टिकल 15 का 6। 15 का 6। आर्टिकल नंबर 15 का 6। आर्टिकल नंबर 15 का 6 ये था तुम्हारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, ये भी ऐड किया गया है। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जो मोदी सरकार के द्वारा ऐड किया गया था ईडब्ल्यूएस, वो कौन से वाले आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 15 का 6, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण। और ये कब ऐड किया गया था? ये कब ऐड किया गया भाई? है भाई, इसको जो ऐड किया गया था 2019 में। और कौन सा अमेंडमेंट था ये? ये था तुम्हारा 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको ऐड किया गया था। कौन सा वाला है ये? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण। और ये ऐड किया गया था 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 को। ये है किसके ऊपर? ये है तुम्हारा ईडब्ल्यूएस के ऊपर। तो कितने हैं ये 15 के? 15 में है 6, 1 2 3 4 और 5। ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 ये होता है लोक नियोजन, लोक नियोजन लोक नियोजन के लोक नियोजन के विषय में
अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, समता का मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी। और लोक नियोजन का क्या मतलब होता है? लोक नियोजन यानी कि पब्लिक, यानी कि सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि जो सरकारी नौकरी है उसमें सभी को क्या रहेगी? इक्वलिटी रहेगी। अब इसमें भी 16 के 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो सब सेशन है इनके वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 16 का 3, 16 का 3, 16 का 3। 16 का 3 ये बोलता है रेजिडेंट के अनुसार, रेजिडेंस के आधार पर, आधार पर अवसर की समता। इसका मतलब होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी प्रॉपर स्टेट में, जैसे हरियाणा वाला स्टेट है और हरियाणा वाले स्टेट में कोई वैकेंसी निकली, मान लो किसकी, पुलिस की, तो जो पहले चॉइस मिलेगी वो हरियाणा के बच्चे को मिलेगी, क्योंकि उसका रेजिडेंस कौन सा, हरियाणा का। तो ये कौन सी बात हो जाएगी? ये हो जाएगी रेजिडेंस के आधार पर अवसर की समता, यानी कि जो यहाँ की पुलिस की वैकेंसी निकली है उसके लिए पहली शर्त, यानी कि पहली जो डिमांड रहेगी बच्चों को लेने की, वो पहला हरियाणा का रहेगा, उसके बाद का कहीं और का बच्चा रहेगा। तो ये होती है रेजिडेंस के आधार पर अवसर की समता। और आर्टिकल 16 का 4 इसमें लिख लो, जैसे मान लो, इसमें इसमें जैसे, ये इसका क्या है, इसको और आसान तरीके से डिफाइन किया है। जैसे मान लो कोई वैकेंसी, वैकेंसी किसी प्रॉपर स्टेट में निकली हैं, स्टेट में निकली हैं, तो पहले अवसर, तो पहले अवसर उसी स्टेट के, उसी स्टेट के बच्चे को मिलेगा। ये बात बताई गई है कौन सा, आर्टिकल नंबर 16 के 3 में। क्या बोलता है? रेजिडेंस के आधार पर अवसर की समता। ये इसका क्लेरिफिकेशन कर दिया है, मतलब किस तरीके से कोई वैकेंसी कहाँ निकलेगी और कैसे उस पर वो रहेगा। तो आर्टिकल नंबर अब डालिए 16 का 4, ये बात करता है रिजर्वेशन कास्ट की, ओबीसी की, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। 16 का 4, 16 का
4, आर्टिकल 16 का 4, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कास्ट। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कास्ट, ये रिजर्वेशन की बात करता है ओबीसी के लिए। आरक्षण अदर बैकवर्ड क्लास। आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग। अब पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए दो पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए दो बार कमीशन बनाए गए थे। पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए दो बार कमीशन बनाए गए। तो पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग का आर्टिकल कौन सा है? पहले तो पिछड़ा वर्ग आयोग का आर्टिकल तो कौन सा है? आर्टिकल 340। अब पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए दो बार कमीशन बनाए गए थे। इसको अपनी जो है बात बतानी थी। तो पहला वाला जो था, पहला कमीशन, वो था तुम्हारा कालेलकर आयोग, फर्स्ट कमीशन। यानी कि ओबीसी को या रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है, क्या बात होनी है, कैसे मिलेगा, क्या एलिजिबल, क्या सिस्टम रहेगा ओबीसी के आरक्षण के लिए, तो ये बात करनी है। ये दो बार कमीशन बनाया गया था। पहली बार जो था वो था तुम्हारा कालेलकर आयोग, और दूसरी बार में था बीपी मंडल, वो भी ओबीसी से रिलेटेड था। तो जो पहला वाला था वो कौन सा था? कालेलकर आयोग, ओबीसी के लिए। कालेलकर आयोग, कालेलकर आयोग था ये। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। पहला कमीशन कौन सा आया था? कालेलकर आयोग। अध्यक्ष कौन थे इसके? काका कालेलकर। और इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन 1953 में हुआ था। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो 1955 में दी थी। और 1953-55 के आसपास स्टेट रिकॉग्नाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन कब था? 1955 में। तो ये किसके लिए आया था फर्स्ट कमीशन? ये आया था ओबीसी के लिए। किसके लिए था ये? ओबीसी के लिए। तो ये था तुम्हारा ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए पहला आयोग, पहला आयोग। और दूसरी बार कब आया था ओबीसी के लिए आयोग? भाई पहला बार तो हो गया 1953 में, कालेलकर आयोग। और जो दूसरा वाला आया था वो था तुम्हारा मंडल आयोग। कौन सा था? मंडल आयोग। दूसरा आया था मंडल आयोग। मंडल आयोग। ये सेकंड टर्म आया था ओबीसी के लिए। सेकंड आयोग।
फॉर ओबीसी। पहली बार 1953 में, रिपोर्ट 1955 में। और दूसरी बार, पहली बार मना कर दिया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं होगा, और दूसरी बार में आया था कौन सा था, मंडल आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। कौन थे, बीपी मंडल। विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। इसका जो गठन हुआ था 1979 में, गठन 1979 में। और रिपोर्ट जो इसकी, रिपोर्ट जो आई थी, रिपोर्ट 1980 में, रिपोर्ट 1980 में। तो ये 2 बार आया था, 2 बार कमीशन एस्टेब्लिश्ड किया गया था ओबीसी के लिए। पहला कौन सा था, मंडल, दूसरा था मंडल आयोग। पहला कौन सा था, कालेलकर आयोग, गठन 1953 में, रिपोर्ट 1955 में। आयोग का नाम क्या था, कालेलकर आयोग। और अपने ही नाम पर जो इसने आयोग बनाया था, नाम क्या था उनका, काका कालेलकर। और ओबीसी के लिए पहला आयोग आया था कि आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और दूसरा जो गठित किया गया था वो था मंडल आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। गठन कब हुआ था, 1979 में। और रिपोर्ट कब दी थी, 1980 में इसने। अब इसके बाद में मोरारजी देसाई ने इसका गठन किया था, और इंदिरा के टाइम पर यह कैंसिल कर दिया था। गठन जो इसका हुआ था वो किया था मोरारजी देसाई ने, गठन मोरारजी देसाई ने, गठन मोरारजी देसाई ने। गठन मोरारजी देसाई ने। लेकिन इंदिरा के टाइम पर इसको कैंसिल कर दिया गया था। इंदिरा के टाइम पर, इंदिरा के टाइम पर इस कमीशन को कैंसल कर दिया गया। कर दिया गया। गठन किसकी सरकार में हुआ था, मोरारजी देसाई की सरकार में। और कैंसिल किसने कर दिया, इंदिरा गांधी ने। अब जब इसके बाद में कैंसिल हो गया तो फिर इसके बाद में आए थे कौन, बीपी सिंह, पीएम जब बने थे, उसने मंडल आयोग की रिपोर्ट को, या मंडल आयोग को दोबारा से लाए। बीपी सिंह जब पीएम बने, ये मंडल आयोग, वीपी सिंह जब पीएम बने थे, जब पीएम बने थे, तो इसने मंडल आयोग
को दोबारा से इस आए थे, तब इसने मंडल आयोग को दोबारा लाए। यानी कि पहले कैंसिल कर दिया था इंदिरा ने, तो फिर दोबारा से वीपी सिंह आए थे, पीएम बने थे, और ये दोबारा से मंडल आयोग की रिपोर्ट को या कमीशन को दोबारा से ये लाए थे। ये इसलिए लाए थे क्योंकि ये ओबीसी को जो है आरक्षण दिलाना चाहते थे। ये जितनी भी बात अब तक बता रहे हैं कालेलकर आयोग से लेकर के, ये सब जो है ओबीसी को आरक्षण के लिए चल रही हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण की ये बात चल रही हैं। और इसको फिर तुम्हारा 1990 में 1990 में इसको दोबारा से लागू किया था। किसने? वीपी सिंह ने 1990 में, यानी कि 1990 में दोबारा लाए। ये अगस्त में लाए थे, अगस्त 1990 में, अगस्त 1990 में दोबारा से इसको लाए थे। इसके बाद में वीपी सिंह जब पीएम बने थे तब इसने मंडल आयोग को, या मंडल आयोग की जब कैंसिल हो गई थी रिपोर्ट, उसको दोबारा लाए थे ये। और ओबीसी को इन्होंने क्या किया था, 27, ये ओबीसी को 27% आरक्षण की ये बात कर रहे थे। ओबीसी को 27% आरक्षण, ओबीसी को 27% आरक्षण। ओबीसी को 27% आरक्षण की ये बात कर रहे थे। तो जो ओबीसी को आरक्षण मिला था, ओबीसी को आरक्षण, नोट डाल के लिखना, नोट ओबीसी को आरक्षण 1992 से 1997 तक मिला था, 5 साल के लिए, 1992 से 1997 तक, 5 ईयर के लिए। लेकिन जो बाद में सरकारें आती गई, और सरकार जैसे जैसे आती गई तो संशोधन वो करते रहे, और ये आरक्षण आगे बढ़ता चला गया था। अब तो ओबीसी को फिलहाल भी आरक्षण है 27%। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये 1992 से स्टार्ट हुआ था, 1997 तक ये लागू किया था कि 1992 से ये 1997 तक रहेगा। कौन सा वाला आरक्षण? ओबीसी को आरक्षण। और कौन सा था? 27%। और ये कहा था, दूसरा नोट ये था, नोट 2, टोटल आरक्षण, टोटल आरक्षण 50% से 50% से ज्यादा नहीं होगा। टोटल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। ये बात थी किसकी? ओबीसी की। अब एक बार से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसको। इसमें जो है क्या क्या, कैसे कैसे, कौन कौन से आयोग गठित किए गए और कैसे कैसे वो आए थे।
आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4) में था रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कास्ट, आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। आर्टिकल नंबर 340 है ये। फर्स्ट कमीशन था कालेलकर आयोग, अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। ओबीसी को आरक्षण 1953 में ये गठित हुआ था, रिपोर्ट दी थी 1955 में। और दूसरा वाला जो ओबीसी के लिए गठित किया गया था वो था मंडल आयोग, अध्यक्ष कौन थे इसके? बीपी मंडल, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसने रिपोर्ट कब दी थी? 1980 में। गठन कब हुआ था? 1979 में। मोरारजी देसाई के समय पर गठन हुआ था, रिपोर्ट इसने इंदिरा के समय पर दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको कैंसिल कर दिया था। और जब बीपी सिंह पीएम बने थे तो उसने मंडल आयोग की रिपोर्ट को दोबारा से लागू किया था। ये अगस्त 1990 की बात है। और ओबीसी को 27% आरक्षण की ये बात कर रहे थे। तो दो बात थी, एक तो जो आरक्षण दिया गया था ओबीसी को वो 1992 से 1997 तक था, 5 साल के लिए। लेकिन सरकारें आती गई, बाद में संशोधन होते रहे, और ये रिजर्वेशन जो है फिलहाल भी चल रहा है। नोट ये था दूसरा कि टोटल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। अब जो क्लास करेंगे वो अब कल करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर इसको जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।